हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीटेट सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इसके कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो पेपर 1 की बात हो चाहे वो पेपर 2 की बात हो, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस हम बहुत डिटेल में जानेंगे। स्पेशली इसमें हम जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या होने वाला है और किस तरह की स्ट्रेटजी या किस तरह का की अप्रोच हमें करनी चाहिए जिससे इस एग्जाम को हम आसानी से कुछ दिनों में कवर कर सकें और सारी चीजें कवर करने के बाद इसको आसानी से क्रैक कर सकें। स्पेशली हम लोग जानेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और किन किन पोर्शन पर हमें बात करनी चाहिए या किन किन पोर्शन का हमें ध्यान रखना चाहिए या किन किन पोर्शन को हमें कवर करके एग्जाम को एग्जाम में जाना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। इसके अलावा हम लोग फर्दर आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं, अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आता है तो अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 की। पेपर 1 में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आने वाली हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली जानने वाले हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सिंपली जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास किस तरह से होता है, इस पर 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन किस पर होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। ये पोर्शन अपने आप में बहुत जरूरी है और आपसे आना चाहिए क्योंकि इसमें ये मैक्सिमम आपको मार्क्स दिला सकता है, मैक्सिमम मार्क्स ये दिला सकता है बहुत ही आसानी से। इसके अलावा सेकंड जो होगी, तो सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है हमारी लैंग्वेज वन। अब लैंग्वेज वन में क्या हो सकता है? तो लैंग्वेज वन में या तो हिंदी हो सकती है या तो इंग्लिश हो सकती है, या जो जो भी सब्जेक्ट आपने चूज की हो उसके कितने क्वेश्चंस होंगे? तो उसके 30 क्वेश्चंस होंगे। मतलब एग्जाम फॉर्म भरते समय जब भी आपने भरा हो तब आपने लैंग्वेज वन प्रेफर की होगी और लैंग्वेज टू प्रेफर की होगी। उन दोनों पर कौन कौन सी हो सकती है तो ये आपको जानना जरूरी है और आपने जो फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहां से देख सकते हैं आप। तो हिंदी और इंग्लिश इन्हीं में से कोई दो हो सकती है लैंग्वेज में। जिसके 30 क्वेश्चन लैंग्वेज वन के आएंगे और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज टू के आएंगे। बात समझ में नहीं आई? तो अगर मान लेते हैं कि लैंग्वेज लैंग्वेज वन में आपने हिंदी को रखा है तो हिंदी में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी सर? तो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं हिंदी में, तो हिंदी सब्जेक्ट आपने लैंग्वेज वन में चूज करी है जिसमें दो पार्ट हैं जिसके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 में से 15-15 डिवाइड किए गए हैं इसमें। 15 क्वेश्चन जो होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो हो सकते हैं आपके ग्रामर स्पेशली, या फिर आप कहें पैसेज के फॉर्म भी आ सकते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जितने भी आप हिंदी में सुनते हैं, समास सुनते हैं, संधि सुनते हैं, है ना, ये सारे ग्रामेटिकल जो पोर्शंस हैं वो सारे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अन्य जो 15 नंबर है, 15 नंबर, वो जो 15 नंबर है वहां पर पेडागोजी किससे? सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आप ऐसा कहें हिंदी पेडागोजी, यानी कि आप सिंपल सी बात कहें तो हिंदी को किस तरह से पढ़ाएंगे आप स्कूलों में, किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाएं कि जिससे बच्चे को आसानी से वो सारी चीजें समझ में आए और साथ साथ उसकी उत्सुकता बढ़े उस सब। ऐसा कुछ प्रयास रहता है, इसलिए पेडागोजी के अंतर्गत मन को देखते हुए हम अलग अलग अप्रोच से उस लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो स्पेशली आप समझें तो इसकी पेडागोजी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। यानी कि हिंदी को किस तरह से आप आसान भाषा में समझाते हैं या किस किन किन चीज़ों का, जैसे आप हिंदी को पढ़ाते समय कोई लाइव एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं, कोई दृश्य दिखा सकते हैं, स्पेशली कोई कहानी या गीत किस तरह से आप मनोरंजन के साथ पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। स्पेशली साथ साथ ग्रामर सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाते हैं, वो सारी, मतलब सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पढ़ाने से रिलेटेड होगी। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी 15 नंबर में जो कि आपको ग्रामेटिकल पोर्शन से आएंगी, है ना। स्पेशली मतलब ये नहीं आ जाएगा कि उसके इसमें अलंकार कौन सा होगा, इसमें समास कौन सा होगा, तो अन्य जो 15 नंबर है वो इसके होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से अगर आपने लैंग्वेज वन हिंदी चुनी है तो लैंग्वेज टू, ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज टू क्या होगी आपकी? इंग्लिश होगी। इंग्लिश होगी, और इंग्लिश में भी सेम इसी तरह से डिवाइड किया गया है। इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन में से 15 आपके वही ग्रामर के हो सकते हैं, जैसे ग्रामर में स्पेशली टेंस आ जाए, बहुत सिंपल सी चीज है, टेंस आ जाए या वॉइस आ जाए, है ना, या फिर एंटोनिम सिनोनिम आ सकता है। और अन्य जो 15 नंबर है वो 15 नंबर है इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड, इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू भी इसी तरह से होगी। ठीक है,
इसके अलावा बात करते हैं अन्य नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारी वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन आएंगे पेपर वन में। ध्यान रखना है ये बात पेपर वन किसकी हो रही है, प्राइमरी की बात हो रही है, तो ध्यान रखना है प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं, एक कक्षा एक से कक्षा पांच तक के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए होता है पेपर वन, जबकि पेपर टू किसके लिए होता है, कक्षा छह से कक्षा आठ के लिए होता है। तो वहां पर इस तरह से आपको चीजें पढ़नी है। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं और बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं लास्ट में आपको मैथमेटिक्स का कुछ सिलेबस भी बताने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको चीजें होलिस्टिक सारी चीजें समझ में आ जाए। इसके अलावा फिफ्थ नंबर में अगर बात करते हैं तो एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस। ईवीएस के सेक्शंस के 30 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, तो ईवीएस में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, तो कक्षा एक से, मैं पेपर वन की क्योंकि बात कर रहा हूं, तो पेपर वन में कक्षा एक से कक्षा पांच तक की जो एनसीईआरटी है, कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को एक बार आप पूरी तरह से पढ़ लें। ठीक है, ईवीएस वाली स्पेशली, है ना, हर एक सब्जेक्ट की नहीं पढ़नी है, हर एक सब्जेक्ट की नहीं पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी किसकी पढ़नी है, कक्षा एक से पांच तक की ईवीएस वाली। ईवीएस वाली उसमें भी लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे 6 तक की लिख देता हूँ जिससे सारी चीजें कवर हो जाएं आपकी, कोई भी चीज ऐसी रह ना जाए, है ना। कहते हैं 5 तक है लेकिन एक लेवल ऊपर आप तैयारी करें, कक्षा 6 तक की भी आप कर लें कवर तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ईवीएस वाले सेक्शन से आपसे आपकी तैयारी करने के लिए आपको जरूरी है किसकी, एनसीईआरटी की सिंपल बेस्ड एनसीईआरटी। एक ऐप डाउनलोड करिए, अगर आपके पास बुक नहीं है एक ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप पीडीएफ को देखिए और पीडीएफ को पढ़ लीजिए आसानी से, सिंपल सी ट्रिक, सिर्फ उतना कर लीजिए बेहतर होगा। आप जबरदस्त प्रदर्शन करके आएंगे आने वाला जो पेपर है आपका 21 को। ठीक है, इसी तरह से अगर मैथमेटिक्स की जब बात करते हैं तो कक्षा एक से पांच स्पेशली मैं लिख देता हूँ, कक्षा एक से होता है एक से पांच तक है लेकिन तैयारी हमें छह तक की करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है कक्षा, वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, वो भी एनसीईआरटी से भी आप कवर करें या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लें तो वो भी पर्याप्त होगा। तो परेशान होने के लिए इसके लिए जरूरत नहीं है, कहीं भी अदर सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करेंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे। बात करते हैं पेपर टू की। पेपर टू में भी ऑलमोस्ट लगभग सेम है लेकिन कुछ चीजों में चेंजेस हैं। जैसे कि मैं बात करूं सीडीपी, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आएंगे जिस तरह से पेपर वन में आ रहे थे उसी तरह से लैंग्वेज वन सेम है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है पेपर वन के मुकाबले। जो पेपर टू के क्वेश्चंस होते हैं उनके लेवल थोड़े से अच्छे होते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज टू की बात करें तो लैंग्वेज टू में भी 30 क्वेश्चंस आएंगे और साथ ही साथ इसी तरह मैथमेटिक्स और साइंस, यहाँ पर दो चीजें हैं, मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंसेस, इन दोनों के 60 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लगा लीजिए और, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड मान लीजिए साइंस स्ट्रीम से रहा है, साइंस स्ट्रीम से रहा है साइंस स्ट्रीम से रहा है, वो क्या करते हैं, उनके लिए 60 क्वेश्चन, उनको क्या तैयार करना है, उनके लिए ये तैयार करना है, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर चीजें आपने मेंशन की होंगी। तो साइंस स्ट्रीम वाले क्या तैयार करेंगे, तो साइंस स्ट्रीम वाले तैयार करेंगे मैथमेटिक्स और साइंस, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैथ एंड साइंस ये वाला पोर्शन तैयार करेंगे अपना। इसके लिए क्या प्रेफर करें, इसके लिए 6 से 8 तक की एनसीईआरटी को आप कवर करें। ठीक है, एनसीईआरटी को आप कवर करेंगे। इसके अलावा अगर सोशल स्टडीज और सोशल साइंसेस के किनके में आएगा, तो वो जैसे ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट स्टूडेंट हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, आर्ट एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज वो या सोशल साइंसेस ये तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, कक्षा 6 से 8 तक की जो हमारी एनसीईआरटी है, अगर आप चाहें तो कक्षा 9 तक की भी कवर करें, ज्यादा बेहतर होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये आप तैयार करके जाएं, बिल्कुल आसानी से आप पेपर को कवर कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पेपर वन और पेपर टू दोनों 150 मार्क्स का होने वाला है, आपका 150 मार्क्स का होने वाला है, और जिनमें से आप सभी को पता है जो जनरल के लिए 90 मार्क्स क्वालिफाई के लिए होते हैं। तो आप आसानी से इस पेपर को, इन दोनों पेपर में क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आप पेपर वन दे रहे हैं तो पेपर वन देने के लिए आपको कक्षा एक से पांच तक की एनसीईआरटी को कवर करना है, चाहे वो साइंस की, चाहे वो ईवीएस की हो, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो। इसके अलावा दूसरी चीज क्या करेंगे आप, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू की तैयारी भी आप उसी लेवल पर करेंगे, मतलब एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। स्पेशली ग्रामर वाला पोर्शन कवर करिए। पेडागोजी कैसे कवर हो जाएगी, तो पेडागोजी को कवर करने के लिए आप जब सीडीपी या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आप देखेंगे जब, तो वहां से आप ऑलमोस्ट चीजें समझ में आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसकी अलग से कोई तैयारी ना भी करें तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने
दिमाग का यूज़ करके बहुत ही आसानी से वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो परेशान होने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप चाहें भी तो अलग-अलग बहुत सारे सोर्स हैं, बुक्स भी हैं, वो भी प्रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी करनी है तैयारी, बहुत अच्छे लेवल पर अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप चाहें तो बुक्स प्रेफ़र कर सकते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के पेडागॉजी वाले सेक्शंस के लिए, ठीक है? तो ये सिंपल सी ट्रिक है। इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको जो जो अगले 15 दिन में करवाने वाला हूँ, तो मैं 15 डेज़ में कवर करवाने वाला हूँ सीडीपी सीडीपी कंप्लीट। और उस सीडीपी का सिलेबस क्या है, उसको भी थोड़ा-सा जान लेते हैं, क्योंकि सीडीपी का पोर्शन अकेले 30 मार्क्स का है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को किस तरह से टैकल करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकेले मैं इस 30 मार्क्स को इसलिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि सीडीपी की जब हम लोग बात करते हैं, तो सीडीपी ना सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 में आती है 30 मार्क्स की, उसके अलावा सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी आती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो मैथमेटिक्स और साइंस में जो आपको दिख रहा है, ये 60 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, या सोशल स्टडीज में 60 क्वेश्चन दिख रहे हैं, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि मैथ की पेडागोजी आएगी और सोशल साइंस की पेडागोजी आएगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि आपके जो नंबर हैं वो किस तरह से निर्धारित होंगे, वो निर्धारित होंगे, सारी की सारी चीज़ें पेडागोजी से निर्धारित होने वाली हैं। पेडागोजी ही आपका सिलेक्शन करवा सकती है बहुत ही आसान तरीके से। सिंपल सा है, ध्यान क्या रखना है आपको, किस तरह से आपको सीडीपी कवर करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह की अप्रोच से वो कवर करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो पढ़ना बहुत आसान है। बहुत आप लोग क्योंकि अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है ऐसी कि आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपसे आती होंगी। लैंग्वेज 1 में ग्रामर, या लैंग्वेज 1 का ग्रामर आता होगा, या लैंग्वेज 2 का ग्रामर होता है, या थोड़ी बहुत बेसिक मैथ भी आती होगी आपसे, या थोड़ी बहुत सोशल साइंस भी आप कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी को एक बार या 2 बार रीड करके, बहुत ही आसानी से वो सारी चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन जो सीडीपी वाला पोर्शन है, उसको कवर करने के लिए आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे मार्क्स डिपेंड करते हैं सीडीपी के लिए। 30 मार्क्स के लिए यहाँ पर लैंग्वेज 1 में भी सीडीपी आएगी 15 नंबर की, लैंग्वेज 2 में भी सीडीपी। सीडीपी कहने का मतलब पेडागोजी आएगी 15-15 नंबर की। इसके अलावा मैथमेटिक्स की अगर है, तो मैथमेटिक्स के भी 30 नंबर की आएगी। मतलब आप देख पा रहे हैं कि 90 मार्क्स के आसपास के अराउंड में लगभग सीडीपी आने वाली, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या अदर स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। चलिए, तो अगले 15 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो मेरी अप्रोच है, अगले 15 दिन में हम लोग स्पेशली सीडीपी को कवर करेंगे, जो कि 30 मार्क्स की होने वाली है। और स्पेशली इन 15 डेज में मैं कोशिश करूंगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में अप्रोच किस तरह हो, ये एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि किस तरह की अप्रोच से उन सीडीपी के क्वेश्चन को टैकल करना है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर के लिए टाइम है। 21 ऑफ जैन को टाइम है, जनवरी में पेपर है, उसके ऑलमोस्ट 8 सेट हम लोग लगा चुके होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। चलिए, बात करते हैं सीडीपी के प्राइमरी स्टेज यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए। जो सीडीपी है, 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्राइमरी चाइल्ड स्कूल आप देखें, चाइल्ड डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पर, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, बच्चे किस तरह से विकास करते हैं, स्पेशली किस तरह से वो सोशलाइज करना स्टार्ट करते हैं, मतलब जिस तरह से जब से उनका जन्म होता है, किस तरह से उनका सोशलाइजेशन होता है, किस तरह से टीचर्स, पेरेंट्स और पीयर्स इंटरेक्ट करते हैं उनके माइंडसेट से या फिर बच्चों से, है ना? वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग थ्योरी कुछ देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की, उनकी कंस्ट्रक्ट और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स जानेंगे। साथ ही साथ क्या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता का विकास किस तरह से होता है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज और थॉट किस तरह से सीखते हैं, जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, मतलब जेंडर का क्या रोल रहता है, स्पेशली ये जानेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन। कहने का मतलब क्या है कि अगले अलग अलग रिलीजन के या अलग अलग लैंग्वेज में किस तरह से बच्चे इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एक हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र का बच्चा मराठी बोलता है। उसके अलावा अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ गुजराती होगी, अलग राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग कल्चर होगा। अलग स्टेट में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, लेकिन सभी का विकास एक समान रूप से कैसे हो सकता है, किस तरह से, मतलब कहने का मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो बिल्कुल सिंपल, मतलब उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं हर जगह, चाहे वो यहाँ के बच्चे हों, चाहे वो किसी अदर राज्य के बच्चे हों। जो प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं होते, जो इंट्रैक्शन है, सोशलाइजेशन है बच्चों का, वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता। सिर्फ उनकी लैंग्वेज में डिफरेंसेस होते हैं, बस इतना ही फर्क है। इसके अलावा
डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि पूरी तरह से स्कूल का असेसमेंट किस तरह से होता है, स्कूल का क्या रोल होता है कि बच्चे की लर्निंग्स में, या बच्चा किस तरह से सीखता है ना, स्पेशली किन किन स्टेजेस में सीखता है, क्या वो किस तरह के डेवलपमेंट कराता है बच्चों के माइंडसेट में, स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है, या ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ रहा है पीयर्स का। इसके अलावा फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स एंड फॉर एनहांसिंग लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट, यानी कि बच्चे का संपूर्ण रूप से होलिस्टिक विकास, आप ऐसा कहें होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह से होगा, इस पर बेस्ड एक पेडागोजी का सेक्शन है। यह सिलेबस पूरी तरह से इसी पर सेंटर्ड है। जो सिलेबस है ना पेडागोजी का, वो किस तरह से चाइल्ड की या चिल्ड्रन की के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बेस्ड है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी। यही सेम चीज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, क्लास 6 to 8, है ना। थोड़ा सा अप्रोचेस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस में कितने आएंगे, तो 15 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से आएंगे, मतलब इन ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनमें से 15 क्वेश्चन। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एंड स्पेशल नीड्स, ऐसे लर्नर्स, ऐसे डिसेबल्ड पर्सन, अगर मान लो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं तो उनको किस तरह से एजुकेशन मिलना चाहिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन को किस तरह से एजुकेशन मिलना चाहिए, इस पर बेस्ड क्या अप्रोच होनी चाहिए, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो सोसाइटी की हो, या फिर स्पेशली उन्हें किस तरह से बाकी सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं, चाहे वो क्रिएटिव फॉर्म में हो, चाहे वो किसी अदर फॉर्म में हो। तो ऐसे बच्चों को क्या क्या नीड होंगी, इस पर बेस्ड ये पर्टिकुलर एजुकेशन किस तरह से होना चाहिए। इसके अलावा लर्निंग एंड पेडागोजी से क्या क्वेश्चन है, मतलब टीचर्स को किस तरह से सिखाना चाहिए, हाउ चिल्ड्रन थिंक, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो सीखते हैं, है ना, कैसे वो फेल होते हैं या अचीव करते हैं सक्सेस को इन स्कूल परफॉर्मेंस। इसके अलावा बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बहुत सारी चीजें इसको इनमें कवर करेंगे, स्पेशली कॉग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, बहुत बड़ा फैक्टर है ये, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। तो ये पूरा सेक्शन है जहां पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से पेडागोजी आती है, और इसके भी लगभग 10 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा पेडागोजी के 30 मार्क्स यहाँ से इस तरह से डिसाइड होते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है। यहाँ पर अगर आप बात करें क्लास 6 to 8 का भी बिल्कुल सेम एज इट इज सिलेबस है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है, सेम चीजें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पेशली ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सीडीपी वाला पोर्शन है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 दिन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश क्या करता हूँ यूट्यूब में इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर पाऊँ, सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको उन चीजों को कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। हम लोग उन सारी चीजों को कवर करेंगे। स्पेशली जो मैं बोल रहा था मैथ के पोर्शन में क्या क्या चीजें होंगी, तो मैथ के पोर्शन का जो सिलेबस है वो ये है पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के लिए ये सिलेबस है, आप देख पाए बिल्कुल सिंपल सा है। ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ गुणा भाग तो सबसे बनता है, मेजरमेंट, वेट, टाइम कैलकुलेशन, और वॉल्यूम, डेटा हैंडल, पैटर्न। इनमें से जो भी पोर्शन पर आपको डाउट लगता है कि आपसे इनके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसको आप एनसीईआरटी से कवर करें। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, या फिर यूट्यूब की किसी भी वीडियो को आप देखना प्रेफर करिए, बहुत है आसानी से आपको जैसा। मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी से बेस्ट सोर्स कुछ नहीं है। अगर आप यूट्यूब में देखते हैं तो यूट्यूब में आप तब देखिए जब आपसे बिल्कुल वो टॉपिक नहीं बन रहा है। अगर आपसे थोड़ा बहुत बन रहा है, प्रैक्टिस करना है, तो आप एनसीईआरटी प्रेफर करें, बेहतर है ना। स्पेशली कंटेंट वाले पोर्शन के लिए यहाँ पे आप देखिए कंटेंट कंटेंट वाले पोर्शन से। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की पेडागोजी। पेडागोजी में किस तरह से टॉपिक्स आएंगे, जैसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है। इस पोर्शन को कवर करने के लिए आप बुक्स कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें तो हम लोग साथ में ही करा देंगे, सीडीपी के साथ ही ये सारी चीजें कंक्लूड करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, है ना। इसलिए पूरा लेक्चर आप ध्यान से देखेंगे तब आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मैथमेटिक्स को सॉल्व करते समय, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, चिल्ड्रंस की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना चाहिए आपको, रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, करिकुलम में मैथमेटिक्स की प्लेस किस तरह से होनी चाहिए। इसके अलावा कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, किस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड का उपयोग करके इवैल्यूएशन करनी चाहिए, मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस करने चाहिए, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एरर एनालिसिस होना चाहिए, बच्चों से कराया जाना चाहिए, रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही सारी चीजें हैं कि आपको बच्चों को किस तरह से समझाना है, किस तरह से उनको सिखाना है, साथ ही साथ किस तरह से एरर एनालिसिस करवाना है, किस तरह से आप इवैल्यूएशन करवाओगे मैथमेटिक्स में, किस तरह से आप उनको रेमेडी बताओगे, या किसी प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं तो वो किस तरह से निकल पाएंगे उस प्रॉब्लम से, मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम से,
वो सारी चीज़ें इन पेडागोजिकल इश्यूज़ में आप देखने को मिलेंगे। स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पूरे सिलेबस में पेडागोजी वाले सेक्शन में nature of mathematics very important, problems of teaching very important, place of mathematics and error analysis very important, साथ साथ evaluation through formal and informal method प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं एक्चुअल में। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही आसानी से हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जब हम लोग सीडीपी पढ़ रहे होंगे, तो इन सारी चीज़ों को एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर इनके क्वेश्चन्स आपसे अभी नहीं बन रहे हैं, तो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, सीडीपी पढ़िए। तो हम लोग पहले सीडीपी 15 डेज़ में कवर करेंगे, उसके अलावा जो हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों या सब्जेक्ट रिलेटेड जो होगा, उनके भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और वहाँ से भी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और अगर आपको इनमें से किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताएँ, किससे रिलेटेड आप चाहते हैं, क्या चीज़ें इनमें से कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन चीज़ों को हम लोग अगले लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पूरे सीटेट का एनालिसिस करूँ थोड़ा-सा, तो अगर मैं थोड़ा-सा सीटेट का एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है जो सीटेट एग्ज़ाम है या कोई भी टेट एग्ज़ाम है, वो टेट एग्ज़ाम किस पर बेस्ड होता है। तो मैं आपको बहुत ही आसानी से वो सारी चीज़ें बताता हूँ। चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच, कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन है, मैं इस लेक्चर में जो मेरा वीडियो नहीं देखने वाले हैं, अ, या किस तरह से उनको स्ट्रैटेजी की जब हम लोग बात करें, हाउ टू कवर दीज़ एग्ज़ाम। अ, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच। मतलब आप मान लीजिए आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स दी हुई कोई क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा फिट या सूटेबल बैठता है चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच पर, यानी कि बच्चों की तरफ से देखने का प्रयास होना चाहिए, ना कि हमारी तरफ से। मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है टीचर, मान लीजिए हम टीचर हैं, हमारी तरफ से वो प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए क्योंकि उसको समझना है वो चीज़ें, उसके लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो ऑप्शन सही नहीं होगा। अक्सर ऑप्शन में इस तरह के मतलब अक्सर अगर 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ऑप्शन इस तरह का होता है, जो कि पूरी तरह से बेस्ड होता है या बायस्ड होता है, आप ऐसा कहें, टीचर सेंटर्ड अप्रोच के लिए, ठीक है? या सोशल सेंटर्ड अप्रोच होती है उनमें। तो हमें ध्यान क्या रखना है, पहली बात, जब भी हम सीटेट का पेपर कवर करने जाएँ या देने जाएँ, तो सबसे पहली बात, किसी भी ऑप्शन में अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले अप्रोच चलानी है चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच। इसके अलावा सारी चीज़ें जो घूमेंगी वो चिल्ड्रन के बेसिस पर घूमेंगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारी चीज़ें किस पर बेस्ड होती हैं, पूरी तरह से उसके सराउंडिंग घूमती हैं, चिल्ड्रन के सराउंड। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी आंसर नहीं करेंगे। ध्यान रखना, टीचर आप हैं, पेडागोजी है, पेडागोजी कहने का मतलब है कि आप खुद को टीचर मानिए और जब खुद को आप टीचर मानेंगे तब आप चीज़ों को एनालिसिस कर पाएँगे। दूसरी चीज़ है क्या? जो बेस्ट वे सॉल्यूशन होगा, मतलब मान लीजिए कोई प्रश्न आता है, उसके लिए जो बेस्ट वे सॉल्यूशन होगा, सेकंड चीज़, उस पर आप आगे बढ़ेंगे। बेस्ट वे सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? बेस्ट वे सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि सबसे एप्रोप्रिएट सिलेबस कह रहा हूँ, सॉरी, एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट मोस्ट एक्यूरेट मतलब क्या चीज़ें सबसे बेस्ट है उस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? पेडागोजी की बात कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात हो रही है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 या मैथमेटिक्स या ईवीएस की जो पेडागोजी है, उसमें किस तरह से टैकल करना है इन क्वेश्चंस को, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो पहली चीज़ क्या, चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच अपनानी है। कोई भी सॉल्यूशन हो, चिल्ड्रन कोई भी ऑप्शन हो, उन ऑप्शन में जो चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच के बारे में बताता है या स्पेशली बच्चों के हित में बताता है। अगर सिंपल से कहें, बच्चों के हित में हो, सबसे ज़्यादा हित में हो, ऐसा नहीं 4 ऑप्शन है, हो सकता है 3 ऑप्शन बच्चों के हित में हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हित में हो, वो वाले ऑप्शन को टिक करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो बेस्ट वे सॉल्यूशन होगा, मतलब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो सबसे एक्यूरेट, सबसे एप्रोप्रिएट होगा, सिर्फ उसी सॉल्यूशन पर जाना है, सिर्फ उसी आंसर को टिक करना है। ध्यान रखना है, जब भी पेपर दें, तो इन 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि हम अक्सर गलतियाँ इस पे करते हैं कि जो चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच है उसको भले याद रखें, लेकिन जो बेस्ट वे सॉल्यूशन हो सकता है उसको भूल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, उन 4 ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, सिर्फ उसी को टिक करके आना है। कभी भी जब प्रैक्टिस करें तब भी आप इन बातों का ध्यान रखें, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, इसकी पूरी गारंटी है। अगर इससे आपको फायदा मिलता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मुझे उम्मीद है चीज़ों से फायदा होगा। चलिए, बात करते हैं, अगर किसी भी तरह का आपका डाउट है तो आप चाहें तो हमें इन सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका किसी तरह का डाउट और क्वेरी है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल फ्री हैं, आप सारी चीज़ों को
इलैबोरेट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जॉइन करके वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज या डीएम कर सकते हैं मुझे। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप कौन-सा है? का नाम क्या है? स्टडी आपके साथ। स्टडी आपके साथ, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा? स्टडी आपके साथ, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। हालाँकि आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो लिंक के लिए जो हमारा यूट्यूब का अबाउट अस वाला सेक्शन है, हमारे चैनल का अबाउट अस वाला सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं या ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और इनसे आपको आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम में सीटेट का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।